स्वागत है आप सभी का चैप्टर नंबर 7 के पार्ट नंबर 3 में। आज का हमारा टॉपिक 4th नंबर एटॉमिक मॉडल है, जिसका नाम है नील्स बोर की परिकल्पना या फिर नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने जो पीछे 3 मॉडल डिस्कस किए थे उसके बारे में मैं संक्षिप्त जानकारी देता हूं, ताकि आप मॉडल टू मॉडल कौन कौन से परिवर्तन हमें देखने को मिले उसको एक साथ समझ पाएँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था डाल्टन का एटॉमिक मॉडल, जिसमें उसने बताया कि परमाणु अविभाज्य कण होता है, यानी कि उसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। उसके कुछ समय पश्चात वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि परमाणु के अंदर कुछ धनावेश और कुछ ऋणावेश उपस्थित होता है, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो नेक्स्ट जो सेकेंड नंबर मॉडल आता है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल। उसमें थॉमसन ने बताया कि परमाणु के अंदर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो उसने एक एग्जाम्पल लिया कि जिस प्रकार तरबूज के लाल भाग के अंदर बीज फंसे होते हैं, उसी प्रकार से परमाणु के अंदर एक समान रूप से वितरित धनावेश के बीच में इलेक्ट्रॉन फंसे होते हैं, यानी कि परमाणु का कोई भी पार्ट जो है वो रिक्त नहीं होता, वो संपूर्ण रूप से भरा होता है। उसका खंडन किया रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है और जो परमाणु का धनावेश होता है वो उसके केंद्र में एक सीमित क्षेत्र में उपस्थित होता है। उस धनात्मक आवेशित सीमित क्षेत्र को रदरफोर्ड ने नाम दिया नाभिक, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। फिर उस रदरफोर्ड मॉडल की कौन कौन सी कमियां थी? पहली कमी थी कि वो परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया, क्योंकि मैक्सवेल ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करता है तो वो ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन करता है। उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए और परमाणु का अस्तित्व समाप्त होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। इसका कारण रदरफोर्ड स्पष्ट नहीं कर पाया। सेकेंड नंबर उसकी कमी थी कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाते हैं, परंतु उनकी संरचना किस प्रकार होती है उसको स्पष्ट नहीं कर पाया। तो इन दो कमियों को पूरा करने के लिए या फिर समझाने के लिए नील्स बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो 1913 में नील्स बोर ने अपना मॉडल प्रतिपादित किया। उसने केवल एक एटम पर फोकस किया, हाइड्रोजन एटम। उसी की उसने संरचना स्पष्ट की। संरचना व स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए अपना मॉडल प्रस्तुत किया। स्पेक्ट्रम एक पद होता है जिसके माध्यम से ऊर्जा के उत्सर्जन या फिर अवशोषण को निरूपित किया जाता है। इसके बारे में हम जब बोर की परिकल्पनाएं पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसने हाइड्रोजन एटम का एक प्रतिरूप तैयार किया, और वो प्रतिरूप ऐसा क्यों है उसको समझाने के लिए उसके पीछे रीजन भी उसने समझाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि नील्स बोर ने ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम पर अध्ययन किया। तो ये मॉडल केवल उन्हीं एटम्स पर लागू होगा जो हाइड्रोजन के समान होते हैं। हालांकि इसके बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम इस मॉडल की कमियां देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नील्स बोर ने कौन कौन सी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। तो नील्स बोर की पहली परिकल्पना थी कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें धनात्मक कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। मैं इसी प्रकार हर एक परिकल्पना को डायग्राम से रिलेट करूंगा ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएं। तो फर्स्ट परिकल्पना आप देख सकते हैं बिल्कुल रदरफोर्ड के समान थी, कोई भी नया परिवर्तन उसमें नहीं हुआ। अब देखते हैं सेकेंड परिकल्पना। सेकेंड परिकल्पना में बोर ने बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या वाले पथ में चक्कर लगाते हैं। इस पथ को कक्षा, कोश या फिर ऊर्जा स्तर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नया शब्द ऐड किया उसने, निश्चित त्रिज्या। तो इस प्रकार से उसने अपनी सेकेंड परिकल्पना प्रस्तुत की, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड नंबर परिकल्पना। थर्ड नंबर परिकल्पना रदरफोर्ड मॉडल में सुधार करती है और बताती है कि ये जो कक्षाएं होती है वो नाभिक के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तों में होती है, ठीक है। यानी कि नाभिक केंद्र के रूप में होता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, और इसके चारों ओर कक्षाएं संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है, यानी कि उसका केंद्र नाभिक होता है सभी कक्षाओं का। इन्हें एन से दर्शाते हैं। इनका नाम भी उसने दिया कि जो नाभिक के सबसे पास वाली कक्षा है वो होती है n=1, और उसके बाद n=2, उसके बाद n=3। उसी के साथ उसने 1 वाली को नाम दिया k कोस, उसके बाद l कोस, उसके बाद m कोस, फिर n कोस। इस प्रकार से कक्षाएं बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे सुधार क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने ओनली फॉर बताया था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार कक्षा में, परंतु उसने ये नहीं बताया कि कक्षाएं कितने टाइप की होती है। क्या एक ही कक्षा में सारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं?
तो उनको स्टेप बाय स्टेप बोर्ड ने समझाने का प्रयास किया। तो उम्मीद है 3 पॉइंट आप समझ चुके होंगे। पहला पॉइंट था कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन होता है। दूसरा पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और थर्ड पॉइंट में उसने उन कक्षाओं का नामकरण किया, यानी कि n = 1 2 3 K L M। अब देखते हैं फोर्थ नंबर परिकल्पना। फोर्थ नंबर परिकल्पना में उसने बताया कि n का मान बढ़ने पर, यानी कि n = 1 से 2 जब होता है, 2 से 3 जब होता है, तो उस कक्षा की ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। यानी कि n = 1 की ऊर्जा सबसे कम होती है, यानी कि जो नाभिक के पास वाली कक्षा होती है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो उन कक्षाओं की ऊर्जा लगातार बढ़ती जाती है। जैसा कि मैं यहाँ पे एक रैंडम एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए किसी परमाणु के नाभिक के जो सबसे पास वाली कक्षा है उसकी ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, 3 से 5 होगी, 5 से 7 होगी, 7 से 10 होगी। इस प्रकार से मतलब ऊर्जा लगातार रूप से बढ़ती जाती है। इस पॉइंट को आगे हम और क्लियर करेंगे। अभी के लिए देखते हैं इसकी पांचवी परिकल्पना क्या थी। पांचवी परिकल्पना थी कि इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, यहाँ पे टर्म आ रही है कोणीय संवेग। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोणीय संवेग क्या होता है। अगर कोई भी वस्तु किसी एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, उसका द्रव्यमान m है, m यानी कि मास, उसकी त्रिज्या r है और उसका वेग v है, तो उसका कोणीय संवेग mvr के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी कुछ इसी तरह करता है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो उसका भी कुछ कोणीय संवेग होगा। तो नील्स बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है उसका कोणीय संवेग हमेशा फिक्स रहता है। अगर वो पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसका कोणीय संवेग हमेशा h/2π होगा। दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो h/π होगा। किस तरह से होगा, तो उसने एक यूनिवर्सल फॉर्मूला दिया जिसने उसमें बताया कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग nh/2π होता है या फिर h/2π का पूर्ण गुणज होता है। n का मान क्या है, n का मान मैंने आपको बताया था पहली कक्षा के लिए 1 होता है, दूसरी कक्षा के लिए 2 होता है, तीसरी कक्षा के लिए 3 होता है। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा, यहाँ पे n की जगह पे 1 लिखिए तो क्या हो जाएगा h/2π। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी कि mvr का मान क्या होगा 2h/2π यानी कि h/π, 2 से 2 कट जाएगा। और तीसरी कक्षा में क्या होगा 3h/2π, यानी कि जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे उसका कोणीय संवेग भी परिवर्तित होता जाएगा, जबकि एक निश्चित कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हमेशा फिक्स रहता है। तो आप 5 पॉइंट्स को डिटेल में समझ चुके होंगे। मैं बढ़ते हैं 6th नंबर परिकल्पना पर। तो 6th नंबर परिकल्पना में उसने बताया कि निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग अगर उस कक्षा के अकॉर्डिंग है, जैसे कि पहली कक्षा में अगर चक्कर लगा रहा है तो मैंने लास्ट पॉइंट में बताया था उसका कोणीय संवेग h/2π होगा। दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसका कोणीय संवेग क्या होगा h/π। अगर इस रूप में वो हर एक कक्षा का कोणीय संवेग फॉलो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि उसने मैक्सवेल को समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर क्यों नहीं गिरता, जो कि रदरफोर्ड नहीं समझा पाया। अब देखते हैं 7वां पॉइंट। 7वीं परिकल्पना में उसने समझाया कि अगर परमाणु के बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे दें या फिर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कर दे तो फिर क्या होगा। तो डायग्राम के माध्यम से समझिए। तो मैंने आपको 4th नंबर पॉइंट में बताया था कि जैसे जैसे हम कक्षाओं में ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊर्जा का मान बढ़ता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन 2nd नंबर ऊर्जा स्तर में उपस्थित है, उसको हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि उसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा कि ऊर्जा के बढ़ने के कारण वो उच्च ऊर्जा स्तर यानी कि 3rd 4th 5th उनमें चला जाएगा। जितनी ऊर्जा हम बढ़ाएंगे उसके हिसाब से वो उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रॉन किसी कारणवश ऊर्जा को त्याग दे या फिर उसकी ऊर्जा कम हो जाए तो क्या होगा, वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न स्तर में आ जाएगा। जिस हिसाब से ऊर्जा घटी है उस हिसाब से वो ऊर्जा स्तर का चयन करके नीचे की ओर वापस आएगा। यानी कि जब ऊर्जा देते हैं तो ऊपर जाता है
और जब ऊर्जा हम लेते हैं तो निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। तो 7वां पॉइंट इसी बात को क्लियर करता है कि परमाणु के बाहर से यदि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाए तो वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और यदि इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा का उत्सर्जन हो तो वो निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। तो शुरुआत में मैंने आपको एक स्पेक्ट्रम नाम की टर्म बताई थी, उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो जब उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है तो जो लाइन बनती है उसे हम कहते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम, यानी कि इलेक्ट्रॉन की गति को जो प्रदर्शित करता है या फिर ऊर्जा के उत्सर्जन अवशोषण को प्रदर्शित करता है, उस लाइन को हम कहते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम। ठीक है। इसी प्रकार अगर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न स्तर में आएगा तो ये वाली लाइन बनेगी, इसे भी हम कहेंगे रेखीय स्पेक्ट्रम। इस प्रकार से उसने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना और रेखीय स्पेक्ट्रम को स्पष्ट किया। तो मैं अब 1 बाय 1 सभी परिकल्पनाओं को वापस से समझाता हूँ। तो डायग्राम के हिसाब से मैं सुधार करता जाऊँगा। तो सबसे पहले पॉइंट में हमने देखा था कि परमाणु का जो धनावेश है वो नाभिक में उपस्थित होता है, यानी कि प्रोटॉन उसके नाभिक में उपस्थित होते हैं। सेकेंड पॉइंट में हमने देखा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उसके बाद में उसने उन कक्षाओं को नाम दिया L, M, N या फिर N = 1, 2, 3। उसके बाद में उसने बताया कि जैसे हम निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमें बाहर से ऊर्जा लेनी पड़ती है, जबकि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आने के लिए ऊर्जा का उत्सर्जन करना पड़ता है। और साथ ही में उसने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो वो किसी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। इसी प्रकार से उसने मैक्सवेल की जो धारणा थी उसको भी सही ठहराया, और साथ में उसने बताया कि निश्चित कक्षा में जब चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हमने आज नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इस मॉडल में कौन कौन सी कमियां थी। पहली कमी बिल्कुल स्पष्ट है। जैसा कि मैंने आपको जब इस वीडियो को स्टार्ट किया था तो बताया था कि नील्स बोर ने केवल हाइड्रोजन एटम की परमाणु संरचना को स्पष्ट किया। ठीक है, केवल हाइड्रोजन की परमाणु संरचना को स्पष्ट किया। तो ये मॉडल केवल उन्हीं परमाणुओं पर लागू हो पाया जो कि हाइड्रोजन के समान होते हैं, यानी कि जिन परमाणुओं में हाइड्रोजन के समान एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये मॉडल केवल उन्हीं परमाणुओं पर लागू हो पाया, शेष परमाणुओं को वो स्पष्ट नहीं कर पाया। तो पहली कमी हो गई। सेकंड कमी उसकी थी कि जब उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों का उपयोग करके परमाणु की आंतरिक संरचना को देखा गया तो पता चला कि रेखीय स्पेक्ट्रम में एक से अधिक लाइनें होती है। ठीक है, जो हमने अभी लाइनें बताई थी कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो लाइन बनेगी और निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो लाइन बनेगी, उसे हमने कहा था रेखीय स्पेक्ट्रम। एक ही लाइन के बारे में बोर ने बताया था, जबकि उच्च भेदन क्षमता से परमाणु के अंदर की ओर देखने पर उन जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो बहुत ही अधिक संख्या में बटी हुई थी, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में बटी हुई थी। उसका क्या कारण था उसके बारे में बोर नहीं बता पाया। अब देखते हैं थर्ड नंबर कमी। परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाकर यौगिक बनाने की प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं कर पाया। इस मॉडल में हमने कहीं भी नहीं देखा कि परमाणु रासायनिक बंध बनाकर यौगिक का निर्माण करते हैं, जबकि डाल्टन ने शुरुआती मॉडल में ही इस प्रक्रिया को समझा दिया था। तो ये इसकी तीसरी कमी हो गई। तो तीनों कमियों को एक साथ देखते हैं। तो जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था कि ये मॉडल केवल उन्हीं परमाणुओं पर लागू हुआ जो हाइड्रोजन के समान एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन रखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हीलियम प्लस। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो हीलियम प्लस बनेगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये मॉडल उस पर लागू हो जाएगा। उसके बाद में हमने देखा कि जो स्पेक्ट्रम लाइन बोर ने बताई थी वो और भी अधिक पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, यानी कि और भी अधिक लाइनों में बटी होती है। उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाया, और साथ ही परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाकर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति को नहीं बता पाया। तो इस प्रकार से हमारा बोर मॉडल यहाँ पर समाप्त होता है। तो 4 मॉडल हमने पूरे डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे तत्वों का वर्गीकरण और वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।